हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है, कि पढ़ना कैसे है। तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो सारे, ठीक है, कि कौन कौन सी बुक्स लगाना है और बुक्स लगाने का तरीका, सिंपल फिजिक्स, ठीक है। देखो, अपने पास वही 3 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट में मिनिमम, जब भी तुम लोग थ्योरी पढ़ लोगे, मिनिमम 2 या 3 बुक्स लगाओगे, ठीक है। कोई बहाना नहीं चाहिए कि सर बुक है नहीं, पीडीएफ है नहीं, खरीदी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं है तो फिर समझ लेना नहीं होगा, ठीक है। मैं कुछ बुक्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, वो लिख लेना और ये आनी चाहिए तुम लोगों को। क्या हो गया, किसी को कोई डाउट? ठीक है, देखो, बायो में तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे। थ्योरी के लिए एक ही बुक है बस, बाहर से और कुछ भी नहीं। एक पॉइंट भी आए तो काट देना, समझ गए, ठीक है। उसके अलावा फिर ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला फिंगर टिप्स लगाओगे, ठीक है। सेकंड, डॉक्टर अली, इसके 2 वॉल्यूम आएंगे, याद रखना है ना, 11th-12th का, ये बुक लगाओगे। फिर थर्ड पे हो सके तो पीडब्ल्यू की पंच आती है, वो लगा लेना, ठीक है। या फिर अरिहंत की मास्टर द एनसीईआरटी एक और आती है, फिर दिशा की आती है। तो ऐसे बहुत सारी आती है एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन ये तीनों कहीं ना कहीं डिफरेंट बुक है और अच्छी है, ठीक है। तो ये 3 बुक तुम लोग लगाओगे। किसी के पास अगर नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेना बेटा, है ना। ये 3 ऑब्जेक्टिव के लिए लगाओगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे। इसके बाद जब तुम्हारी एक बार सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारे टीचर ने तुमको चैप्टर पढ़ा दिया, उस चैप्टर के एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ोगे। 3 बुक से क्वेश्चन लगाओगे। क्वेश्चन लगाने का पैटर्न सुनो। कुछ टारगेट बना लेना अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कि 20, 30, 50। बायो में तो ज्यादा नंबर टारगेट बना सकते हैं कि 40-40 के स्लॉट में लगा रहे हो क्वेश्चन, कि पहले 40 लिए, एक रफ पेपर पे 1 to 40 लिखना सारे, ठीक है। और जो जो तुम्हारे आंसर आते जा रहे हो, ए बी ए सी डी जो भी है, 40 तक हो गए। उसके बाद फिर आंसर की से चेक करना 40, सही गलत जो भी है। फिर जो रॉन्ग है उनको मैच करना बुक में कि क्यों रॉन्ग है, समझ गए ये चीज, ठीक है। और जो जो गलत है उनको गोले मार्क करते जाओगे जब तुम ऑब्जेक्टिव करोगे। जितने भी गलत जा रहे हैं, अगर 40 में से 30 गलत गए तो 30 गोले करोगे, समझ गए चीज, ठीक है। FA40 का एक स्लॉट हो गया। FA40 के 2 या 3 स्लॉट लगा लोगे तो तुम्हारे 180 या 120 क्वेश्चन लग जाएंगे। समझ में आई ये चीज। यही चीज जब केमिस्ट्री के साथ करोगे तो केमिस्ट्री में इस चीज को शॉर्ट कर लो, 20-20 क्वेश्चन का टारगेट ले लो, कि पहले 20 लगाए, फिर 20 चेक कर लिए, फिर अगले 20 लगाए, 20 चेक कर लिए। तो या फिर 25-25 के 4 स्लॉट ले लो तो 100 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। पहले 25 लगाए, चेक किया, 25 लगाए, चेक किया, 25-25 करके 4 में तुम्हारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ गए ये चीज कैसे करोगे केमिस्ट्री में। फिजिक्स में ये टारगेट तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग चेक करते रहो, कि 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके या 15 क्वेश्चन का टारगेट लेके 10 अटेम्प्ट करो, 10 गलत जा रहे हैं कोई बात नहीं, वापस चेक करो, फिर अगले 10 करो, फिर ऐसे करके। ये मत करना कि यार पहला लगाया, पीछे आंसर देखा, ठीक है, उसमें तुमको ये पता नहीं लगेगा कि कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। बस करते जाओगे, तुमको ये नहीं पता लगेगा कि तुम्हारा जो नेगेटिव होते हैं ना, गलत कितने। जब मान लो तुमने बायो में 40 किया, उसमें तुमको दिखेगा कि हाँ 40 में से मेरे कितने गलत जा रहे हैं। 40 में से मान लो अगर 10 गलत जा रहे हैं तो तुमको पता रहेगा कि नहीं यार 40 में से मेरे 10 गलत जा रहे हैं, तो थोड़ा मुझे कम करना है गलत, तो अगली बार तुम ध्यान रखोगे। वरना पहले या दूसरा ऐसे चेक करते जाओगे तो तुमको कभी आइडिया नहीं रहेगा। ये जी समझ में आई सभी को। तो क्वेश्चन ऐसे ही लगाओगे तुम लोग। रफ कॉपी अगर ज्यादा दिक्कत आती तो ब्लैक पेज की वो आती है, ठीक है, या फिर पेजेस वाले आती हैं शॉप पे, खाली पेज मिलते हैं, रफ पेपर, पता है, मतलब कुछ 30 से 40 का एक पेपर का बंडल मिलता है। वो पेपर्स ले आओ, उस पेपर में सॉल्व कर करके फेंकते जाओ जब भर जाए पेपर। समझ गए चीज। तो या तो ब्लैक पेज, हम नहीं, बर्बादी क्यों, सॉल्व करके फेंक रहे हैं ना अपन, रद्दी में बेच दो ऐसा, ठीक है, इकट्ठे कर करके आखिरी में, साल के आखिरी में। ये चीज समझ गए कैसे क्वेश्चन करोगे। इसके अलावा बायो में देखो, थ्योरी अपन ने इससे पढ़ी, क्वेश्चन इससे लगाए। इसके अलावा कुछ पीडीएफ मैंने जो तुम लोगों को दी है 15-16, ठीक है, वो पीडीएफ मस्ट है, याद रखना। जितने क्वेश्चन मैं बीच में पूछता हूँ और तुम लोगों से नहीं बनते ना, तो वो तुम कब बना पाओगे, जब तुमको एनसीईआरटी अच्छे से पता होगा। पहली बार जब तुम लोग खुद से पढ़ोगे ना, तुम लोग उतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें डिकोड नहीं कर पाओगे। तुमको नहीं पता लगेगा कि हाँ इसमें से कौन सा पॉइंट से कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के बनेंगे। यहाँ गलत करोगे तो कुछ चीजें आएगी समझ में। उसके बाद जब पॉइंट वाइज पढ़ोगे ना, जैसे मान लो मैं तुमको एक पैराग्राफ देता हूँ 10 लाइन का, बोलू पढ़ो, और उसी 10 लाइन के पैराग्राफ को मैं 10 पॉइंट में बांट के देता हूँ और बोलता हूँ 10 पॉइंट पढ़ो। तो ये पैराग्राफ पढ़ना और 10 पॉइंट पढ़ना, कौन सी चीज ज्यादा याद रहती है? पॉइंट याद रखना।
पैराग्राफ में तुमको कभी कभी चीज़ें मिस हो जाती है, दिमाग कहीं और रहता है, रीड करते जाते हैं, इंग्लिश रीड करते जाते हैं और चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन पॉइंट में अपने को पता रहता है, हाँ पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तीसरा, तो पॉइंट में चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो जितने भी शॉर्ट नोट्स बने हैं ना एनसीईआरटी बेस्ड, वो सब पॉइंट वाइज बने हैं, या तो पॉइंट वाइज या चार्ट वाइज। तो चार्ट्स, पॉइंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीज़ें बहुत अच्छी याद रहती है। ठीक है, तो उसके जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों की कौन कौन सी थी। ठीक है, जो मैंने तुम लोगों को पीडीएफ शेयर किए थे। सबसे पहला था अपना पार्थ गोयल, जो है ना, ये नाम था, हाँ ठीक है, पार्थ गोयल की बायो हैक आती है एक। ठीक है, इस बायो हैक में उन्होंने क्या कर रखा है कि जो भी चैप्टर है अपना, उसमें फॉर एग्जांपल मैंने तुमको कुछ चीज पढ़ा दी, उसको उसने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। समझ गए? फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन जब तुम खुद से उसके फिल करोगे ना, तो तभी फिल कर पाओगे जब याद रहती चीजें। ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन होता है कि हाँ ये होगा ये होगा, लेकिन जब बिना ऑब्जेक्टिव के अगर तुमसे आंसर पूछूं और अगर वो तुम बताना सीख गए तो समझ जाओ तुमको चैप्टर परफेक्ट आ गया। तो हर इसके वीडियोस भी डले हैं यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में उनने एक चैप्टर खत्म कर रखा है। ठीक है, 15 से 20 मिनट में, और इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। ठीक है, तो पहले तुम क्या करो, 1x पे 2x पे जैसा भी तुमको प्रीफर लगे, 1.5, तो 20 मिनट का वीडियो देखने में कितने टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, थोड़ा स्पीड। हाँ नहीं, केमिस्ट्री का भी है, बायो और केमिस्ट्री दोनों के बायो है क्या, तो बायो का ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है इसीलिए, वरना केमिस्ट्री भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट 15 से 20 मिनट में अगर उसने एक वीडियो खत्म कर रखा है ना, तो तुम उसको 15 मिनट में आराम से देख सकते हो। तो 15 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर एक बार थरोली अच्छे से रिवाइज हो जाता है। उसके बाद जो पीडीएफ अवेलेबल है, 1-2 दिन बाद खुद से वो पीडीएफ लेके और खुद फिल करके देखो। एक बार उसने सिखा दिया क्या क्या आंसर आएंगे क्या है, उसके बाद जब खुद फिल करोगे ना पहली बार, तो कुछ चीज़ें भूल जाओगे तुम, फिर तुमको सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या था क्या था, और एक बार अगर याद आ गई ना खुद से, फिर कभी नहीं भूलोगे। समझ में आए? तो 11-12 दोनों की बायो हैक है। तो पहले जो 2 पीडीएफ मैंने सेंड किए तो बायो हैक वाले ही थे, पार्थ गोयल पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आता है तुम्हारा एलन के एनसीईआर। ठीक है, एलन के एनसीईआर इतनी पतली पतली सी बुक आती है, 2, एक 11th की आती है, 12th की आती है। इसने भी एलन के एनसीईआर में भी उसने यही कर रखा है कि हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी बेस में उसने ये 2 पन्ने मान लो, 2 या 3 पन्ने, समझ गए, 2 या 3 पन्ने मतलब 4 या 5 पेज, पन्ने मतलब आगे पीछे मिला के। ठीक है, हाँ, तो एलन के एनसीईआर में उसने भी यही कर रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। इससे तुमको बहुत अच्छे से याद होगा, सच में मेरे को तो हुई थी। ठीक है, और ये चीज़ मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी बायो में बेटा इतने आए थे, मैंने 5 बुक लगाई थी तब आए थे, और जब बुक्स नहीं लगाता था ना तब इतने आते थे, इसके अप्रॉक्स में 290, 270, 280 ऐसे आते थे। लेकिन जब 5 बुक लगाई तब इतना है, उसमें भी 2 फिल्म मिस्टेक में, एक मैच द कॉलम गलत गया था और एक एनसीईआरटी के टेबल में पढ़ के नहीं गया था, कॉन्केवली नहीं आया था, तो याद है मेरे को अब तक, वो गलत गया था बस, बाकी सारे सही थे। तो क्यों सही थे? क्योंकि मैंने 5 बुक लगाई तो घर पे इतने गलत कर लिए थे कि वहां गलत होने के चांस ही कम हो गए। लेकिन यहाँ गलत नहीं करोगे तो वहां गलत करोगे, श्योर हूं मैं ऐसा। ठीक है, तो एलन के एनसीईआर में भी उसने यही कर रखा है कि हाँ ब्लैंक बाय ब्लैंक, मतलब समझ गए कैसे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। मान लो कोई डायग्राम है, तो डायग्राम की लेबलिंग गायब करके सिर्फ डैश दे के ए बी ऐसे दे दिया, फिर पूछ रहा है ए क्या है या बी क्या है, ऐसा। उसके पहले फर्स्ट ड्रॉप में बायो हो गई थी लेकिन इतने ही आते थे, ऐसी हुई थी। उसके बाद हाँ बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वो 325 पे पहुंची एक बार, फिर 360 पे पहुंचा, 350 पे पहुंचा। समझ में आ रही चीजें? तो सेकंड पे क्या करोगे, एलन के एनसीईआर 11-12 दोनों की अलग अलग है, इसका भी प्रिंट करवा लेना, और खुद से जब तुम वो फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे ना बेटा, मैं लिख के दे सकता हूँ, याद होती ही चीजें। समझ में आई ये चीजें? इतना कितना 3 पन्ने पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। वो दिख रहा है इतना सारा। सुनो बेटा, एनसीईआरटी रीड करना ही है कंपलसरी, को ऑप्शन नहीं है। 3 ऑब्जेक्टिव बुक लगाना ही है, लग जाएगी। एक में कितने 100, 150, 200 दिए होंगे, 310 है तो 3 दिन, एक दिन के 100 आराम से लग जाते हैं बायो के, और 100 क्वेश्चन लगाने के लिए नीट 1 घंटा देता है बस। तो 300 के लिए 3 घंटे, एक दिन 3 घंटे बैठ गए तो भी हो जाते हैं। स्टार्टिंग में करोगे तो 4 या 5 घंटे, तो 2 दिन में कर लो ना। 300 क्वेश्चन है तो 150 के स्लॉट बना लो, 50-50 के 3 स्लॉट बना लो, कि सुबह बायो के 50 कर लिए,
दिन में टाइम मिला तो बायो के 50 कर लिए, रात में सोने से पहले बायो के 50 कर लिए, तो एक दिन के 150 हो गए। अगले दिन सेम रिपीट कर लोगे तो 300 क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही हो गए। तो 2 दिन में तुम्हारी डॉक्टर अली खत्म हो जाएगी। फिंगर टिप्स में 100-150 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई भी चैप्टर उठा लो तो एक दिन में हो जाती है वो। 100-150 भी होंगे तो 50-50 के स्लॉट बन गए, एक दिन में ये हो गई, 2 दिन में ये। पंच में भी कितने हैं, 200-250 क्वेश्चन कुछ होंगे। तो जब ये 2 बुक लगा लोगे तो बहुत जल्दी लग जाएगी। पहली बुक में टाइम लगता है, दूसरी और आसानी से, तीसरी और आसानी से लग जाती है। समझ में आई ये चीजें? तो ऐसे करके ये जब लग जाएगी उसके बाद फिर तुमको फिर भी कुछ चीजें छूट रही होगी क्योंकि सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए फिर ये चीजें बता रहा हूँ कि ये जब फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जब चीजें पूछते हैं ना तब चीजें ज्यादा समझ में आती है, याद रहती है। ठीक है, एलएन के एनसीआर करोगे, समझ में आया। उसके बाद थर्ड चीज क्या करोगे तुम लोग, केवी एजुकेशन करके एक चैनल है, इसकी भी वीडियोस डली है, ठीक है, शॉर्ट वाली। इसने हर चैप्टर को या तो पैराग्राफ या पैराग्राफ छोड़ो, क्या बोलते हैं, चार्ट्स, हाँ चार्ट, समरी, मतलब फ्लो चार्ट, पॉइंट्स, इस फॉर्म में लिख रखा है। बहुत शॉर्ट में ऐसा छोटे छोटे चिट्ठे बना के, ऐसे छोटे छोटे चिट्ठे हैं बहुत सारे उसके, हर पेज के, हर चैप्टर के। और इसमें मान लो कुछ एक छोटा पोर्शन को कवर कर लिया, इसमें कुछ पोर्शन ऐसे एक पेज में उसने 4-5 ऐसे अटैच कर रखे हैं और हर चैप्टर की बना रखी है 11-12 दोनों में। और इससे तुम्हारा चैप्टर इतनी जल्दी और इतना सही रिवाइज होगा ना, करके देखना कभी कोई चैप्टर, सच में। ठीक है, तो केवी एजुकेशन का 11th और 12th इनका भी दोनों का पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां खरीदने को मिलेगा। मैंने खरीद रखा था इसीलिए डाल दिया ग्रुप पे। हाँ, मैंने ग्रुप पे डाल रखा है वो खरीद के, समझ गए। तो केवी एजुकेशन का भी 11th-12th का है, एलएन के एनसीआर भी 11th-12th दोनों की है, बायोहैक भी 11th और 12th दोनों की है, समझ गए। और इसमें कैसे दिए हैं क्वेश्चन, समझ गए। इसमें कोई पूछ नहीं रहा है वो, इसमें तुमको मतलब समराइज करवा रहा है चैप्टर को, क्लियर है। उसके बाद अगली चीज क्या है, 1-2 पीडीएफ मैंने जो तुमको भेजी थी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके एक था, उससे क्वेश्चन है कि पेज नंबर 27 में कौन सा क्वेश्चन है, पेज नंबर 28 में 3rd पैराग्राफ में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, पेज नंबर 28 के 4th पैराग्राफ से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे हर पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बनते हैं, एक पीडीएफ था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स लगाओगे, ठीक है, हर चैप्टर के। इसके बाद एक चीज और बचती है, ठीक है, चैप्टर का समराइज करके एक और है, उसने लिख रखा, अगर वो पढ़ना है तो पढ़ लेना। हाँ, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है बट शायद वो यही है, ऐसा काका करके कोई चैनल है ऐसा, या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हाँ के, ठीक है। उनकी 2 पीडीएफ डली है, एक 11th की एक 12th की, जो ब्लू कलर में तुमको दिखेगी, देखना। हाँ, ब्लू कलर वाले जो है ना 2-3 पन्ने, जिसका मॉलिक्यूलर अलग से दिया है मैंने, वो इन्हीं की है। हाँ, नहीं बस ये इतने, ठीक है। इनके भी 11-12 दोनों की। मेरे लिए तो छूट नहीं रहा है ना, बता रहा हूँ ना, बायो बात हो जाए। सुनो बेटा, इधर है ना, अब तुम लोग पढ़ोगे कैसे, ये घर पे जाके एक पेज उठाना, पिंच वाला, ठीक है। अरे यार, बीच में से कॉपी के बीच में होता है ना पिंच पेज, ठीक है। वही थ्योरी एनसीईआरटी ऐसा लिखना, पहले हेडिंग। दूसरे पे लिखोगे एमटीजी फिंगर टिप्स, तीसरे पे लिखोगे डॉक्टर अली, चौथे पे लिखोगे पीडब्ल्यू पंच, जो भी ऑब्जेक्टिव बुक्स तुम लोग लगा रहे हो, ठीक है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल इसमें मत लगाना क्योंकि बाहर से क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। तुमको एनसीईआरटी बेस्ड जहां मिल जाए वो उठा लेना बस। तो ये 3 बेस्ट है मुझे जो लगे ऐसा बुक्स के नाम पे, ठीक है। ये 3 हो गए। फिर इसके बाद ये जो शॉर्ट वाले हैं, 1 2 3 4 5, मैं इनको ABCDE, तुम लोग पूरे नाम लिखोगे, ABCDE, और आखिरी में वापस से क्या लिखोगे, एनसीईआरटी की थ्योरी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, समझ गए। पहला चैप्टर जो भी तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया है उसके एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ोगे, टिक कर दोगे जब थ्योरी तुम्हारी कंप्लीट हो गई एक बार। एमटीजी फिंगर टिप्स कंप्लीट हो गई, टिक। ये जो है ना
5 घंटे में 5 हो जाएंगे, याद रखना, एक चैप्टर के आराम से। पार्थ गोयल को पढ़ने में तुमको अगर 20 मिनट में उसने करवा रखा है, तुम स्पीड भी बढ़ा के उसको निपटा दोगे तो 15 मिनट एक चैप्टर का। एलन एनसीआर 10 मिनट, 15 मिनट मान लेता हूँ उसको। हाँ 15 मिनट, आधा घंटा हुआ। केवी एजुकेशन को पढ़ने में भी 15 मिनट या ऐसे कुछ लगेगा। 45, या तीनों को मिला के 1 घंटा ले लूँ मैं, बहुत ज्यादा भी करूँ तो इन तीनों का मिला के 1 आवर में तुम्हारा आराम से हो जाएगा ये तीनों। 2 पेज तो हैं यार एक चैप्टर के, कितने टाइम लगता है पढ़ने में, और इतना सब कुछ कर रखा हो तो बहुत जल्दी समझ में भी आता है। बस वो है कि कोई पॉइंट अगर छूट रहा हो, ध्यान में ना रहा हो, तो अलग से क्लिक हो जाता है। फिर लाइन बाय लाइन इसमें क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करने में जो भी तुमको टाइम लगता है, क्वेश्चन जितने दिए होंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग। और इसमें भी थोड़ा, तो ये दोनों थोड़े से लेंदी तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है चैप्टर कौन सा है, और इसके भी 3-4 पेज में फाइनल उसने रिवाइज करवा रखा है। तो ऐसे करके जब ये हो जाएंगे, ये 3 एक दिन में हो जाएंगे आराम से। इनको एक दिन में कर लेना। जब इतना सारा सब हो जाएगा ना, फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखना, तब तुम वो जो मैं बोल रहा हूँ ना डिकोड कर पाओगे कि हाँ ये वर्ड अब समझ में आया तुमको। पहले तो तुम बस उड़ा दोगे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन जब इतना सारा कर लोगे ना, उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा, अच्छा ये लाइन में ये चीज तो छोड़ दी थी हमने, सिर्फ रीड करके आगे बढ़ गए थे। तो यहाँ पे जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना फाइनली ये, तब तुमको सबसे बेस्ट एनसीईआरटी समझ में आएगी, और फिर कुछ गलत नहीं जाएगा, फिर कुछ छूटता भी नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। ऐसे जब तुम सारे चैप्टर्स को एक बार टिक कर लो, लोग बोलते हैं ना 10 बार पढ़ी थी एनसीईआरटी 15 बार, कोई 10-15 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 बार यहाँ पढ़ लो, आखिरी में 1 बार पढ़ लेना, बहुत है। लेकिन ये चीजें तुम्हारी एनसीईआरटी याद करवा देगी। ये 10 बार ही हो गया तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बार ही समझ लो उसको। ये नहीं होता 10 बार कि हाँ भाई हम पहले वर्ड से ऐसे पढ़ रहे हैं, उसको 10 बार पढ़ना नहीं बोलते हैं, पन्ने पलटाने को भी 10 बार में ही गिनते हैं। तो ये तुम्हारे पन्ने ही पलट रहे थे। समझ में आया कैसे पढ़ोगे? तो बायो के सारे चैप्टर्स तुम ऐसे करोगे, और मटेरियल क्या पढ़ोगे, जो लिखा है वही, बस इसके बाहर कुछ काम का नहीं है। क्लियर है सभी को? बस क्या जरा सा है बेटा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। तुमको यही काम है दिन भर, और कोई काम नहीं है, पढ़ने के अलावा कोई काम है नहीं है ना, तो पढ़ते रहो ना चुपचाप, ठीक है। चलो, तो बायो के लिए सफिशिएंट है। अगर तुम लोग इतना करके गए ना, सच में 360 में से 360 तुम लोग पढ़ के जा रहे हो पूरा, कुछ नहीं छूटा। अब थोड़ा बहुत कहीं किस्मत पे रहता है तो कुछ गलत होते हैं, वरना फिली मिस्टेक से गलत, वरना नहीं होंगे। क्वेश्चन तुमको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो शायद तुम्हारे लिए ट्रिकी बन गया हो, या फिर तुमने कहीं पढ़ा ना हो, ऐसा तो नहीं मिलेगा। समझ गए चीजें? और यहाँ इतने गलत कर लोगे कि वहां गलत नहीं होंगे। यहाँ अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के फिंगर टिप्स, लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, बस हो गया। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ी, ऑब्जेक्टिव के नाम पे क्या लगाया, सर फिंगर टिप्स लगा ली, 100 क्वेश्चन है उसमें बस, है ना, और उसमें भी हाँ कुछ बाहर के, तो इससे तो कुछ नहीं होगा। ये 2 पढ़ के तो नहीं आए थे मेरे को कभी इतने, और तुम लोग भी कोई बहुत ओवर टैलेंटेड वालों में से हो नहीं कि तुम एनसीईआरटी को खुद से ऐसे डिकोड कर लो, है ना। सब एवरेज में आते हैं अपन लोग, तो अपने को स्पून फीडिंग वाली डिकोड करी हुई मिलनी चाहिए, तब पढ़ेंगे, खुद से नहीं होगी। तो वो इन लोगों ने कर रखी है, बेस्ट है। क्लियर है सभी को? बायो कैसे पढ़ोगे? ठीक है। अब केमिस्ट्री का बता देता हूँ, ठीक है। बस फिजिक्स का तो मेरा कोई काम का नहीं है ना, फिजिक्स मेरा काम नहीं है। फोटो लेना है ले लो, मिटा दो सारा। ये घर पे बेटा सुनो, देखो यार, जिसको सिलेक्ट होना है ना, जिनको भी होना है, तुमको पता होगा तुमको होना है नहीं होना है जो भी है, या फिर जिसकी मजबूरी है सिलेक्ट होना, घर जाके आज ही बना लोगे, सिंपल है। समझ गए? अगर तुम ये नहीं बना पाए ना घर जाके, क्या अरे क्या ही है, वो याद रहता है हमको कि हाँ लगी नहीं लगी, नहीं होगा पक्का, मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बना लोगे तो तुमको दिखेगी सामने चीजें कि हमारे कितने टिक लगे, और जब दिखता है ना कि टिक नहीं लगे, तो लगता है यार फटाफट टिक करने के लिए पढ़ लें, और पढ़ के ही टिक करना, टिक करके पढ़ने मत बैठना कभी कि हाँ टिक कर लिया और बस पढ़ने बैठ ही तो रहा हूँ, नहीं, पढ़ जाए तब टिक करना, वरना मत करना, खाली रहने देना उनको। जिस दिन तुमको दिख जाएगा ना खाली डब्बा, मान लो 2 महीने से तुम नहीं पढ़ रहे हो और तुमको दिखा यार कि ये प्रोग्रेस आगे बढ़ी नहीं है, तो तुम फिर पढ़ने बैठोगे 2 महीने बाद, लेकिन कुछ दिखेगा ही नहीं सामने तो क्या ही पढ़ोगे, ठीक है। तो इधर सारे, अब इधर, अरे सुनो बे, तुम लोग पता है वरना जीवन में ना यहीं रह जाओगे। दुनिया में पता है इतनी पॉपुलेशन है जिसमें से आधे से ज्यादा भेड़ बकरियां भरी है, ठीक है, उसी में रह जाओगे। मैं भी आता हूँ, है ना, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ उससे निकलने की,
तो तुम लोग भी निकल जाना उससे, वरना वही नॉर्मल लोगों के जैसे फिर इधर उधर जीवन निकल जाएगा, छोटी छोटी चीजों में ही फिर अटक जाओगे हमेशा। समझ गए बायो कैसे पढ़ना है? ठीक है, लिख लेना बुक्स और बुक्स खरीद लेना। ठीक है, ये पीडीएफ प्रिंट करवाने में 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये मत सोचना अरे 1000 लग रहे हैं बहुत ज्यादा हैं, कॉलेज में जाओगे ना ऐसे ही लूट लेंगे वो 1000, पता भी नहीं लगेगा। समझ गए ना? ठीक है, लेकिन अगर यही 1000 देके तुम्हारा बायो में मान लो 250, 260, 270 आ रहे थे और वहां से अगर 350 आ जाता है तो कितने मार्क्स का डिफरेंस आता है? 60-70 में बेटा बहुत रैंक फ्लक्चुएट हो जाती है। तो अगर ये 1000 रुपए तुम्हारी इतनी रैंक फ्लक्चुएट करवा रहे हैं ना, ले लेना फोटोकॉपी। ठीक है, चलो केमिस्ट्री देख लो अब। ठीक है बेटा, इधर देख लो सारे, अभी आवाज नहीं आनी चाहिए अब। ठीक है, और बैठे रहना, कोई छुट्टी का नाम ले लेना। अगर किसी को बीच में जाना है चले जाना। ठीक है, मुझसे छुट्टी का मत बोलना। चलो हाँ, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे? जितनी थ्योरी में लिखवा रहा हूँ ना, सच में मोर देन सफिशिएंट है। उसका एक बार प्रूफ दे दूंगा तो तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ, क्योंकि देखो मान लो अगर मैंने तुम्हारे हाथ में कोई नोट्स ला के दे दिए कि ये पढ़ लो, तो ऐसा होता है कि भरोसा नहीं होता है। लेकिन अगर वो इंसान बता देगा ना कि हाँ ये नोट्स कैसे बनाए थे, किन किन टीचर्स के मिक्स से, तो तुमको लगेगा कि हाँ नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो जो मेरी कॉपी है जो मैंने मेरे ड्रॉप टाइम पे बनाई थी, ठीक है, उसका बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैंने जीआरबी की थ्योरी पढ़ी है। जीआरबी मतलब ओपी टंडन। ठीक है, सबसे स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है अगर केमिस्ट्री के नाम पे लोगे तो। जेई आईआईटी वालों के लिए चलती है, लेकिन नीट वालों के लिए भी निकाली गई है। तो नीट वाली मैंने जीआरबी और ओपी टंडन पढ़ी है। ठीक है, तो उसके सारी लाइन टू लाइन पढ़िए, सारे क्वेश्चन किए हैं, ये पढ़िए बेटा। सारे बातें मत करो। ठीक है, अगला बातें मत करो। ठीक है, एलएन के मॉड्यूल्स पढ़ें, जीआरबी पढ़िए, एलएन के मॉड्यूल्स पढ़ें, और जिन टीचर ने मुझे पढ़ाया ना, ठीक है, उनके नोट्स जो क्लास में पढ़ाते थे मुझे, तो उन टीचर के नोट्स प्लस घर जाके मैं एलएन के मॉड्यूल भी पढ़ता था और जीआरबी भी पढ़ता था। तो ये तीनों पढ़ के फिर मैंने खुद की अपनी कॉपी बनाई थी ये। फिर इस कॉपी में एडिशन और क्या किया है, जब क्वेश्चन लगाए थे ना जीआरबी, एलएन के मॉड्यूल और एमटीजी से, तो क्वेश्चंस में जो चीज़ें गलत जाती थी या मान लो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो अपन थ्योरी में नहीं पढ़ पाते हैं या वहाँ तुमको पॉइंट नहीं मिला, वो एडिशनल क्वेश्चन वाले पॉइंट्स भी ऐड किए थे मैंने मार्जिन के ऊपर या साइड में या बीच बीच में। ठीक है, क्वेश्चन वाले पॉइंट्स जो मेरे गलत जाते थे क्वेश्चन लगाने पे, या वहाँ से अगर कोई कॉन्सेप्ट मिला है मुझे सॉल्यूशन में नया, तो वो मैं लिख लिया करता था। तो ऐसे करके मेरी ये वाली कॉपी बनी थी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मेरे को केमिस्ट्री में 140 था 180 में से, और जब नहीं पढ़ता था ना तब 20 या 25 आते थे 180 में से। और ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बढ़ा है वो, कि पहले 70 गया 80 गया, सीधा 140 130 हमेशा टेस्ट में ऐसे ही आते थे। समझ में आई चीज़ें? ठीक है, तो अगर इस नोट से मेरा इतना जा सकता है ना, तो तुम लोगों का भी इससे अच्छा चले जाएगा, क्योंकि सब लोग फिर अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग सिली मिस्टेक्स होती है या कैलकुलेशन सबका अलग अलग होता है। क्लियर है? तो ये है मेरी कॉपी का कंक्लूजन कि कहाँ से बनी है। फिर जब मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए आता हूँ ना, तो मैं 2 टीचर से या 3 टीचर बोल लो, इन लोगों के लेक्चर देख के आता हूँ। ठीक है, वो 2 टीचर में आ जाते हैं, एक अलग सर, ठीक है, अलग सर पीडब्ल्यू पे। ठीक है, इन्होंने अपने लेक्चर्स पहले के अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, सारे फ्री हैं। ठीक है, उनके लेक्चर्स देखता हूँ। उसके बाद पंकज सर, ठीक है, जो पीडब्ल्यू पे केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं ऑनलाइन में। ठीक है, ये दोनों, तो ये दोनों टीचर्स के लेक्चर्स में देख के आता हूँ। समझ गए? 2x में देखता हूँ क्योंकि बहुत चीज़ें मुझे पता रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो छूटी हुई रह जाती है। कुछ या तो कॉन्सेप्ट बोल रहा है, एग्जाम्पल्स वहाँ से उठा लेता हूँ। तो ऐसे इन दोनों टीचर्स का भी जो भी कंक्लूजन जो मेरे इन नोट्स में छूट रहा होता है, वो भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। इसीलिए मैं फ़ोन लेता हूँ अंकित से रोज़ कि फ़ोन दे दे, उसको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ और वो चीज़ें भी लिखवाता हूँ तुम लोगों को। ये चीज़ समझ में आई? इसके अलावा जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो लॉकडाउन के टाइम पे फिर यूट्यूब से पढ़ा था मैंने ऑनलाइन। तो उसमें कौन से सर थे, वेदांतु पे थे ना, अरविंद अरोरा, वेदांतु पे। ठीक है,
अरविंद अरोरा सर थे वेदांतु पे, ठीक है, तो ये भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो इनके भी सारे लेक्चर देखे मैंने। तो मेरे नोट्स वैसे बन गए थे, लेकिन मान लो अगर उसमें कोई पॉइंट छूट रहा होता है और वो अगर इन सर ने एक्स्ट्रा बताया तो वो मैंने ऐड किया है। इसके अलावा अपना बायो के लिए सबसे अच्छा टीचर कौन है वो ऑनलाइन पे? विपिन सर। हाँ, तो विपिन सर जो है ना बायो के जो टीचर हैं, उनका चैनल है ओजोन क्लासेस करके यूट्यूब पे, ठीक है, ओजोन क्लासेस। वहां पे एक सर थे लव सर, हाँ ठीक है, तो लव सर से भी केमिस्ट्री पढ़ी है मैंने। उन्होंने पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई थी, लेकिन वन शॉट्स डाले थे हर चैप्टर के। तो लव सर के सारे वन शॉट्स देख के अगर कोई चीज छूटी थी ना, वो भी मैंने मेरे नोट्स में इंक्लूड की थी। मैं बता रहा हूँ कि कैसे नोट्स बनाए थे। तो ये सब करने में बेटा मुझे टाइम लगा ही होगा। तुम पढ़ के देख लेना, जीआरबी एक चैप्टर की समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी निपटा दी थी वो। तुम मॉड्यूल ये फिर ये लेक्चर फिर ये लेक्चर ये इतना करोगे ना, नहीं कर पाओगे अगर तुमको एक बार में सिलेक्ट होना है तो, ठीक है। तो इन सर के लेक्चर भी देखे थे, प्लस ओजोन क्लासेस पे लव सर के लेक्चर भी देखे थे, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की। और अभी जो करंट में देखता हूँ वो इन दोनों के लेक्चर्स भी देख लेता हूँ मैं, ताकि कोई चीज़ें छूटे ना। ये हो गया समराइज, ठीक है। इनसे मैं तुमको मेन चैप्टर पढ़ाता हूँ जो भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तुम लोगों को लगता होगा कि नोट्स बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई चीज़ छूट नहीं रही है, इतना याद रखना, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। और चीज़ें में, हाँ देखो, इनसे मैं पॉइंट्स उठा लिए। समझाने का तरीका मेरा रहता है कि जितना हो सकता है मैं सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ तुम लोगों को चीज़ें, जितनी बार पूछते हो उतनी बार बता देता हूँ, ठीक है। ये पढ़ा, इसके बाद जब चैप्टर खत्म होता है उसके बाद मैं बोलता हूँ ना कुछ पॉइंट्स छूटे हुए हैं वो लिख लेते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, जो लोग शॉर्ट में पीडीएफ अपलोड करते रहते हैं, चैप्टर की समरी या चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एनसीईआरटी का क्रक्स, ये ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं। तो ऐसे 10 से 12 चैनल मैंने टेलीग्राम पे फॉलो कर रखे हैं, ठीक है। वहाँ से हर चैनल से अपना जो भी चैप्टर चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल पीरियोडिसिटी सर्च किया, जो भी उनकी पीडीएफ होगी वो सारी डाउनलोड की। ऐसे सारे चैनल से टेलीग्राम के मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख रखी है। तो जब चैप्टर खत्म होता है उसके बाद फिर मैं वो सारी पीडीएफ में चेक कर लेता हूँ कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। अगर कोई पॉइंट छूट रहा होगा तो चैप्टर के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ही चैप्टर हुआ है वैसे अभी तक, तो उसके बाद मैंने बोला है कि हाँ इस चैप्टर के तुम ये पॉइंट कुछ छूट गए अपने थ्योरी में, वो लिख लो। तो वो उधर के पॉइंट रहते हैं जो टेलीग्राम के चैनल्स हैं कुछ, ठीक है। और टेलीग्राम के चैनल्स हैं बहुत सारे, ठीक है। नाम अगर तुम लोगों को चाहिए तो मेरे फ़ोन तो वहाँ लगा है, ठीक है। तो टेलीग्राम के चैनल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। वहाँ से बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड करके वो मैं लास्ट में लिखवा देता हूँ तुम लोगों को। तो समझ रहे हो नोट्स की इंपॉर्टेंस, क्लियर हुई? तुम खुद से एक चैप्टर इतना खुद से करके देखना, कभी कितना टाइम लगेगा पता लग जाएगा, समझ गया ना। बाकी सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे तुम्हारे, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम मेरे नोट्स पढ़ने के बाद एलन के मॉड्यूल पढ़ोगे, तुमको सेम चीज़ें मिलेगी। तुम जीआरबी की थ्योरी पढ़ लेना, सेम चीज़ें मिलेगी। तुम अलग सर के लेक्चर देख लेना घर जाके, सेम चीज़ें। पंकज सर के देख लेना, सेम चीज़ें मिलेगी, क्लियर है। और कोई भी पीडीएफ उठा लोगे तो उसके भी कोई पॉइंट छूट नहीं रहे होंगे जो अपने नए ना लिखे हों, ठीक है। तो ये है नोट्स की वैल्यू, बहुत लाखों में है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिया है इन चीज़ों को बेटा। दिन में रात भर पढ़ के नोट्स बनाए थे। अच्छा, मेरे को याद है रात में 3-3, 4-4 बजे तक भी बैठ के मतलब नोट्स बनाए मैंने बालकनी में, क्योंकि रूम में नींद आती थी बिस्तर देख के। तो रूम की लाइट निकाल के बालकनी में लगाई, और बालकनी में बिस्तर तो क्या वो चटाई दरी बिछा के वहाँ पढ़ता था और फिर नोट्स बनाए, ठीक है। 2 टाइम लाइब्रेरी गया हूँ, सुबह शाम। मतलब सुबह जाता था 8 बजे, फिर दिन में 2 या 3 बजे आ जाता था, फिर शाम को जाता था 6 या 7 बजे, रात में 11 बजे आता था। 11 बजे आके खाना खा के फिर पढ़ना होता है तो पढ़ा, वरना सो गया। फिर सुबह 6 या 7 बजे उठ के वापस लाइब्रेरी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा किया तब जाके नोट्स बने थे, समझ गए। तो तुम लोगों को अगर सारी चीज़ें मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ ना, उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लो। तुम लोग लगा लेना कहीं कोई सी बुक के क्वेश्चन उठा के, कुछ बाहर नहीं मिलेगा, समझ गए। तो 100 में से 98 क्वेश्चन या 99 तुम्हारे इससे बन जाएंगे। एक हाथ कोई छूटता है, छूटने दो, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें तुमको एक जगह मिल जाए, नॉट पॉसिबल। कभी ना कभी तो नया क्वेश्चन क्रिएट हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो जितना मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल थे उन सब से मैंने अपने नोट्स बना लिए, तो वही मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, समझ गए। अब केमिस्ट्री में तुम लोग करोगे क्या, पढ़ोगे क्या, ठीक है। देखो पहले तो क्लास के नोट्स, ठीक है।
केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के भी पीडीएफ और उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे मैं नोट्स में इंक्लूड करवा देता हूँ। क्लियर है? क्योंकि टेलीग्राम यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जो एनसीईआरटी से को रीड करके समझाते जाते हैं, तो उनके भी लेक्चर्स देखे थे मैंने, और उसमें जो पॉइंट छूटे हुए हैं वो भी इंक्लूड कर लिए थे। ठीक है, तो क्लास के नोट्स हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बुक्स लगाओगे। बुक्स में देखो 3-4 बुक्स में बता देता हूँ, जो भी तुम लोगों को प्रेफरेबल लगे वो लगा लेना। ठीक है, सबसे पहली बुक कौन सी है अपनी? एमटीजी की फिंगर टिप्स, एमटीजी की चैंपियन। देखो फिंगर टिप्स थोड़ी एनसीईआरटी बेस्ड हो जाती है और थोड़े कंपैरेटिव सिंपल क्वेश्चन है उसमें। चैंपियन जो बुक है ना, इसमें पहले स्टेट वाइज एग्जाम होते थे, राजस्थान पीएमटी अलग, केरल पीएमटी अलग, एमपी पीएमटी अलग, समझ गए? ऐसे जिपमर अलग होता था, एम्स अलग होता था, बीएचयू अलग होता था। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स होते थे, मतलब अलग अलग, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो सारे दिए चैंपियन में। तो तुम भी तो एक एग्जाम ही देने जा रहे हो ना, अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो तुमको एग्जाम के टाइप के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, तो वो तुमको इस बुक में मिल जाएंगे सारे। और केरल पीएमटी बहुत अच्छे लेवल पे होता था, जिपमर के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, उठा लेना। महाराष्ट्र पीएमटी के बहुत अच्छे होते हैं, तो इनके क्वेश्चन थोड़े टफ या ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मिल जाएंगे। एम्स के बहुत अच्छे होते हैं घुमाने वाले क्वेश्चन, तो चैंपियन में तुम्हारे क्वेश्चन बेस्ट मिलेंगे, याद रखना। फिंगर टिप्स थोड़ा बेसिक में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा तुम लोग लगाओ, देखो मैंने एलएन का मॉड्यूल लगाया था, तुम्हारे पास अगर कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग का मॉड्यूल रखा है वो लगा लेना। मैंने एलएन के लगाए थे। क्लियर है? तो कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल मैंने एलएन के लगाया था, इसलिए मैं एलएन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो अगर फॉर एग्जांपल एलएन वाला अपना मॉड्यूल प्रिंट करवा रहा है, तो उसके पास बहुत अच्छी टीम होगी, नो डाउट। ठीक है, वो सारी रिसर्च करके, सारे क्वेश्चंस एक साथ करके फिर अपना मॉड्यूल क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि उसको भाई ऑल इंडिया लेवल पे प्रिंट करना है उसको। तो ऐसे कुछ तो भी उठा के कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा उसने, बहुत सारी चीज़ों से चीज़ें वेरीफाई करके फिर ही बना के और प्रिंट किए होंगे। तो मैंने तो एलएन के मॉड्यूल सारे लगाए थे कवर टू कवर। उसमें तुम बिगनर बॉक्स भी नहीं छोड़ोगे, एक्सरसाइज 1, 2, 3, असर्शन, रिवन सब कुछ लगा दोगे, जिसको बोलते हैं ना कवर टू कवर, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल दिया हो तो एग्जाम्पल भी। क्लियर है? तो ये 3 तुम्हारी बुक्स हो गई। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और एक और क्या हो गया अपना, इनऑर्गेनिक। फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए जीआरबी, नीट वाली याद रखना है ना, क्योंकि जेई की मेन बुक है वो, ये याद रखना। ओपी टंडन बोलते हैं या फिर जीआरबी बोलो इसको। ठीक है, और ये नहीं भी लगा रहे हो तो एटलीस्ट ये 3 चीजें तो कर ही लेना। क्लियर है? इसके अलावा अगर तुम्हारे पास और कोई दूसरी बुक हो तो लगा लो, बट मिनिमम 2 से 3 बुक कंपलसरी है। क्लियर है चीजें? तो इसमें भी वही करोगे तुम, सेम प्रोसीजर अपना। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे लिख लोगे। सबसे पहला काम क्या है? क्लास के नोट्स पढ़ना पहले नंबर पे। उसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू करना है। इसके क्वेश्चन लगाए, इसके लगाए, इसके लगाए, टिक टिक टिक। मतलब अगर टीचर के साथ चल रहे हो तो टॉपिक वाइज, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने पढ़ा दिया, तो तीनों बुक से उठा के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लगा लो, फिर तीनों बुक के उठा के अगला टॉपिक लगा लो। फिर जब चैप्टर खत्म होता है और जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो सारे फिर आखिरी में एक साथ लगा लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स होके आती है, तो वहाँ तुम ऐसे टॉपिक वाइज नहीं लगा पाओगे। क्लियर है? तो ये लगे, और उसके बाद अगर तुमसे ये भी लगाने हैं तो इन पे टिक कर लो। जाना पड़ रहा है ऐसा? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? दीदी तो रहती है यहाँ, क्या प्रॉब्लम बेटा? ऐसा? चलो चले जाओ फिर, है ना? ये चीज़ समझ में आई सभी को बेटा? सारे? ठीक है, तो कैसे पढ़ोगे? क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे करके टिक करते जाओगे और सबसे आखिरी में वापस से एक बार और क्लास के नोट्स पढ़ोगे। क्लास के नोट्स से शुरू करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, क्लास के नोट्स पे चीज़ें एंड करोगे। तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी इसीलिए ऐसा लिखा है मैंने। क्लास के नोट्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 बुक हो गई। फिर वापस से क्लास के नोट्स, और जब 2 बार क्लास के नोट्स पे टिक लग जाए समझ जाना चैप्टर हो गया बहुत अच्छे से, कुछ चीज़ छूटी नहीं है। फिर उसको तुम जनवरी फरवरी तक नहीं भी उठाओगे ना बेटा, याद रहेगी। 3 बुक मिला के 500-600 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक बुक में 150 से 200 के आसपास दिए रहते हैं।
तो 3 बुक का मिला लोगे तुम, और एक्सरसाइज, बिगनर बॉक्स, एग्जाम्पल सब मिला लोगे ना, तो कहीं ना कहीं 3 बुक के 200 भी हुए तो 600 हो जाते हैं। एक चैप्टर के 600 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर कोई तुमसे ये बोल रहा है ना 100 क्वेश्चन लगा लो मिनिमम हो जाता है, 100 क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक ही 13 है, एक टॉपिक से मतलब तुम 10 क्वेश्चन में सीख जाओगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 10 क्वेश्चन लगा और तुम्हारा एकदम परफेक्ट हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? इसीलिए बोलता हूँ 3 बुक लगाना जरूरी है। सभी को क्लियर है ये चीज़? ठीक है। केमिस्ट्री भी ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। फिजिक्स तो देखो मेरा खुद का ही वीक रहा है, ठीक है ना। देखो यार फिजिक्स में मैंने तो अलग सर के सारे लेक्चर देखे थे, ये मैं बताता हूँ जो मैंने किया था, ठीक है। नंबर भले नहीं आए थे, वो बात अलग है, बट हाँ हाँ उठा लो बेटा फ़ोन। ये चीज़ समझ गए? तो फोटो लेना हो फोटो क्लिक कर लो बेटा, अगर इसको क्लिक करना है तो। तुम लोगों के पास काम क्या है ये बताओ? हाँ कुछ नहीं बजा रहे हो तो तुम लोगों को पता है, तुम में से एक भी ऐसा नहीं दिखा मेरे को जो एकदम ऐसा डेडिकेटेड हो कि नहीं मेरे को सिलेक्ट होना ही है कुछ भी हो जाए। ऐसे लोग पता है वैसे होते हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, कभी एक्सक्यूज देते ही नहीं है कि कोई भी एक्सक्यूज आ गया हो कि ये काम आ गया, वो काम आ गया, थक गए, नींद आ रही है, कुछ नहीं, बैठ के पढ़ो चुपचाप। वो लोग होते हैं सिलेक्ट। 25 लाख लोग बैठ रहे हैं बेटा, तुमको क्या लगता है तुम जैसे सिलेक्ट हो जाओगे उसमें? जैसी हालत तुम्हारी अभी है नहीं होगा, याद रखना है ना। तो बहुत जैसा होता है ना कि हाँ पढ़ना होता है भयंकर वाला, कि बस कुछ दिखना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को, पढ़ना है बस, दैट्स इट। तो वैसा वाला अंदर से लेके आ जाना धीरे धीरे, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अगर बोला है फॉर एग्जांपल कि मैं 8 से 5 क्लास लूँगा, फॉर एग्जांपल सुबह 8 से 5, तुम्हारे मुंह से चूं भी नहीं निकलना चाहिए कि सर क्यों, ठीक है सर पढ़ाओ, ये होना चाहिए। ब्रेक में अपने अकॉर्डिंग दे दूंगा, इतना तो मुझे भी दिमाग है कि नहीं कंटिन्यूस नहीं लूँगा क्लास, हर 2-2 ढाई घंटे में ब्रेक दूंगा। लेकिन तुम लोग ये नहीं कि सर अब नहीं पढ़ेंगे, अब कल पढ़ेंगे, मेरे को क्या है। समझ गए? जितना हो सकता है उतनी मेहनत कर दो। अभी टाइम ही कितना बचा है यार, अभी अगस्त भी गया, 4 महीने ही है, 4 महीने वो 5वें 8वें 9वें महीने के बाद तो तुम्हारा एग्जाम है 4 ये और 4 उधर अप्रैल तक के, ठीक है। मैं फर्स्ट वीक में तुम्हारा एग्जाम होता है और आखिरी के 2 महीने तो ऐसे उड़ जाएंगे रिवीजन में, तो वो तो गिनो ही मत। ये 4 और जन गिन लो, बस 5 महीने हैं पढ़ने के, उसके बाद तो फिर रिवीजन। तो कैसे करोगे बेटा? 1-1 घंटा पढ़ के हो जाएगा रोज? 2-3 ड्रॉप लग जाएंगे, याद रखना है ना। तो अगर वो नहीं करना है तो एक बार में इतना पढ़ लो ना यार, सारी चीजें छोड़ के, कि बस सिर्फ पढ़ना, कॉपी बुक्स दिखनी चाहिए, कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो केमिस्ट्री समझ में आया कैसे पढ़ना है, और ऐसे ही टिक करोगे, और जब तक तुम्हारे सामने तुमको चीजें दिखेगी नहीं ना आंखों से, तुम नहीं पढ़ते हो। अगर तुमको टिक नहीं दिखेंगे तो तुम आज नहीं पढ़ रहे हो, 10 दिन नहीं पढ़ रहे हो, 15 दिन नहीं पढ़ रहे हो, कभी तो नजर जाएगी इस पे पर्चे पे। तो जिस दिन नजर जाएगी कि नहीं यार हमारा कुछ भी टिक नहीं हुआ है, फिर तुम टिक लगाने के लिए पढ़ोगे। समझ में आई चीज है? ठीक है। पढ़ लेना बेटा, याद रखना सारे, है ना। ये तो मेरे को एक बार समझ बताना था कि बुक्स और सारी चीज़ें कैसे पढ़ना है, इसीलिए। बट पढ़ो यार, काम ही क्या है। देखो मैं अभी इतना नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज है, मैं एग्जाम के टाइम पे पढ़ूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और तुम्हारे टाइम पे मैंने भी पढ़ा था, सच में पढ़ा था, तुम लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़ा था। अच्छा तुम लोग कभी पढ़ने बैठे हो और ऐसा हुआ है कि नहीं पूरे पसीने से गीले हो गए हो ढंग से, फिर भी नहीं उठे हो? हैमस्ट्रिंग समझते हो? हैमस्ट्रिंग्स, बैठते हो चेयर पे, बैठते हो तो थाइस का ये वाला पोर्शन चेयर पे टच होता है, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो ये कोई भी पोर्शन अगर कहीं बहुत देर तक ऐसे लगा रहेगा, पसीने में गीला हो जाता है ना। मैं क्या कैपरी में बैठता था पढ़ने, ठीक है, वो कैपरी यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक गीली हो जाती थी बेटा पसीने से। समझ गए? ऐसा हुआ है कभी? उसको बोलेंगे पढ़ना। हाँ हाँ मतलब समझ गए, उसको बोलते पढ़ना, कि बैठे और पढ़ ही रहे हो, ये नहीं कि थोड़ा कुछ लग रहा है और अब नहीं पढ़ रहे। कंफर्ट जोन मत बनाओ, भाड़ में गया कंफर्ट जोन, समझ गए? बस पढ़ने बैठ जाओ।
क्लास की चीज़ें अलग है, लेकिन जब पढ़ने बैठ रहे हो तब, ठीक है। चलो अब सुनो, देखो फिजिक्स का तो मेरा खुद का फिजिक्स इतना कुछ स्ट्रांग है नहीं, रियलिटी यही है, ठीक है। लेकिन मैंने मेहनत बहुत की थी, बस एक गलती रही थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। थ्योरी तो मैंने बेटा बहुत पढ़ी थी, 3-3 4-4 अलग अलग टीचर से पढ़ के मैंने अपने नोट्स बनाए थे, कॉपीज, ठीक है। फिजिक्स में एक ही बुक का मैं बोलूँगा, डीसी पांडे, दैट्स इट। 0 से लेके ऊपर तक बेस्ट है वो, नीट वालों के लिए, नीट वाले डीसी पांडे, ठीक है। फिजिक्स के लिए क्या करोगे, नीट वाली, 0 से लेके नीट लेवल तक का सब कुछ इसमें मिल जाएगा, सारे वैरायटी के क्वेश्चन, सब कुछ, और मोर देन सफिशिएंट है। अगर एक बुक भी तुम लोगों ने कर ली ना फिजिक्स में, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जो क्लास में तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे वो नोट्स प्लस वो क्वेश्चन, तो क्लास के टीचर के नोट्स, डीसी पांडे, मोर देन सफिशिएंट है। और आखिरी में पीवाईक्यू लगा लो। अगर इसमें वैसे हर बुक में पीवाईक्यू होते हैं, लेकिन मान लो सारे नहीं है तो अलग से 30 साल 35 साल 25 साल वाली जो भी आती है वो खरीद के लगा लो। बस फिजिक्स में इतना कर लेना, क्लियर है सभी को। और इसमें भी वही थ्योरेटिक क्वेश्चन टिक, 2 ही बॉक्स बनेंगे अपने, क्लियर है। और फॉर्मूले फिजिक्स में याद होने चाहिए। अगर फिजिक्स में फॉर्मूले ही याद नहीं है ना बेटा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिंपल है। मेरे को फॉर्मूले याद नहीं थे आखिरी में। अगर मेरे से तुम फॉर्मूले पूछ लेते ना नीट के एक दिन पहले एक दिन बाद भी कि फिजिक्स के इस चैप्टर का फॉर्मूला नहीं याद है, तो जब फॉर्मूला ही याद नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। समझ में आई ये चीज़ें। तो तुमको एटलीस्ट कुछ नहीं तो फॉर्मूले तो याद रहे, क्योंकि 45 में से 25 क्वेश्चन तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड या थ्योरी से सिंपल से आते हैं। बचे हुए 15 में वो थोड़ा रखता है एक लेवल, 25 में से 20 तो बनाओगे। समझ में आया कुछ, तो इतना कर लेना यार, है ना। और तुम लोग भी कॉलेज वालेज के चक्कर में मत रहना बेटा। हाँ ये भी याद रखना, अगर किसी ने साइड में कुछ कॉलेज वगैरह या कुछ और ज्वाइन कर रखा हो, भाड़ में गई सारी चीज़ें, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज में नहीं जाओगे, नहीं अटेंडेंस दोगे, 0 रहने दो। अगर बहुत जम के तुम लोगों ने इधर मेहनत कर ली ना ढंग से और नीट में अच्छे नंबर आ गए, क्या ही मतलब उस कॉलेज का, निकल जाओगे। वरना ना उधर के रहोगे, उधर भी आधी अधूरी अटेंडेंस रहेगी, इधर भी ढंग से नहीं पढ़े और फिर बीच में रह जाओगे, ऐसे लटक जाओगे। क्लियर है। तो भयंकर तबीयत से पढ़ना। और अगर किसी और ने भी कॉलेजेस ले रखे हो या साइड में बहुत सारे लोग होते हैं बीएससी में एडमिशन लेके और फिर ड्रॉप देते रहते हैं, तो अपना दिमाग आधा ही रहता है कि चलो नहीं भी हुआ तो 1 साल वेस्ट तो नहीं हुआ, फिर देते हैं। फिर चलो नहीं भी हुआ तो 2 साल की डिग्री तो हो ही गई है, 1 साल में वो अपने को डिग्री मिल जाएगी, 3 साल की बीएससी होती है। तो ऐसे करके फिर कुछ नहीं होता आखिरी में। लेकिन जब एक ही ऑप्शन दिखेगा ना सामने, उसके ना राइट में कुछ ना लेफ्ट में कुछ, सेम चीज़, ठीक है। और 2-3 वर्ड्स याद रखना। बचपन में जो अपने को वो लिखते थे ना क्वार्ट्स, तुम्हारे स्कूल में लिखते थे, हर दिन नया क्वार्ट लिखा जाता था बोर्ड के ऊपर, ठीक है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ऐसे छोटे छोटे, ठीक। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ऐसे कुछ नए नए क्वार्ट लिखे जाते थे। वो क्वार्ट पता है उस टाइम पे, बेटा बातें मत करो, वो क्वार्ट पता है उस टाइम पे बचपन में अपने को समझ में नहीं आते थे। उस टाइम पे सिर्फ वो इंग्लिश लगती थी कि हाँ इंग्लिश में कुछ लिखा है उन्होंने और अच्छा अच्छा लिखा है। लेकिन जब रियल लाइफ में उतरते हो ना और तुम जिस दिन मेहनत करते हो उस दिन तुमको समझ में आता है। और मेहनत करने के बाद जब कुछ अचीव कर लोगे उस दिन समझ में आता है कि हाँ वो क्वार्ट का मतलब क्या था, कि वो जो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस लिखा है ना, वो एक एक वर्ड का मतलब तुमको समझ में आएगा कि हाँ हार्ड वर्क का मतलब क्या है, सक्सेस या की का मतलब क्या है। इंग्लिश नहीं रहेगी उस दिन, वो उस दिन चेंज हो जाएगा इंग्लिश, याद रखना। तो 2-3 वर्ड्स जो मुझे थोड़े सही लगते हैं, ठीक है, वो ये हैं। कंसिस्टेंसी इंग्लिश का वर्ड है, अभी ऐसा लगा कंसिस्टेंसी का मतलब है हाँ ठीक है ना डेली पढ़ना है, ऐसा है। जिस दिन ये चीज़ तुमने कर ली ना, कंसिस्टेंसी किसी भी एक काम में, और उसके बाद कुछ अचीव कर लिया, तब तुमको इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा कंसिस्टेंसी होती क्या है और कंसिस्टेंसी से तुम क्या नहीं कर सकते, ये याद रखना, ठीक है। सेकंड, एक होता है ना फोकस, इसको काट के एक लिख लेना, हाइपर फोकस्ड। दोनों वर्ड में कुछ फर्क पता लग रहा है? अगर इमेजिन करने जाओगे, एक होता है कि ठीक है यार फोकस से पढ़ो, एक होता है हाइपर फोकस से पढ़ो, कुछ भी हो जाए भाड़ में गई सारी चीज़ें। समझ में आ रहा है? तो इन 2 वर्ड्स में से ये वर्ड ज़्यादा लगता है कि नहीं यार, हाइपर फोकस मतलब सब छोड़ दो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिजिक्स बायो छोड़ दो, बायो पढ़ रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो, वैसा वाला फोकस। ये नहीं कि यार दिमाग में चल रहा है अभी तो फिजिक्स भी करना है और केमिस्ट्री अभी कर रहे हैं, उसके बाद वो भी बचा है, फिर खाना खाने भी जाना है, टाइम हो रहा है, फिर 10 बजे तो नींद आने लगेगी। एक टाइम पे एक काम, हाइपर फोकस का मतलब समझ रहे हो?
एक ही काम, जब तक वो काम हो नहीं जाता ना, हटना मत। केमिस्ट्री अगर तुमने सोचा है कि 3 स्लॉट में 25-25 क्वेश्चन लगाने, 75 लगाने, जब तक 75 नहीं होते घड़ी की फैट देखना मत। समझ रहे हो कैसे पढ़ोगे? तो वैसा वाला हाइपर फोकस हो जाना, ठीक है। और ये एक बुक लिखी हुई है हाइपर फोकस नाम से, तो वहां से वर्ड लिया था मैंने, हाइपर फोकस, ठीक है। फिर एक ये होता है कि लाइफ में जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, यार ठीक है अपना कंफर्ट जोन हो गया, रेस्ट हो गया, दोस्त हो गए, कलीग सारे इधर उधर, मूवीज ये सब, तो एक बुक लिखी है उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है कि अपने आसपास एक, देखो इमेजिनेशन से सारी चीज़ें बनती है, सिंपल सी चीज़ें, ठीक है। अपने आसपास एक बबल बना लो, वो बबल तुमने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने आसपास एक ऐसा बबल बना रखा है कि तुम लोग कुछ भी बोलोगे ना, वो उस बबल के अंदर बबल मेरे उससे सिलेक्टिव परमिएबल है, ऐसा समझो। तो मेरी चॉइस के बिना तुम्हारे कोई वर्ड्स मुझे फर्क नहीं पड़ेंगे। मेरे उस बबल के अंदर मैं एक भी वर्ड तुम्हारा आने नहीं देता हूँ। मुझे जो करना है मैं करूँगा, तुम बोलते रहो। मेरी चॉइस है कि तुम्हारे वर्ड्स मुझे अफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेरे बबल के अंदर मेरे थॉट्स होने चाहिए, ना कि तुम लोगों के थॉट्स आके मुझे इन्फ्लुएंस करो और मैं तुम्हारे थॉट्स के अकॉर्डिंग मेरी चीज़ें चेंज करूँ। मेरे आसपास मेरा बबल बना है, सब लोग अपने अपने आसपास एक इमेजिनरी बबल बना लिया करो। क्लियर है? फिर जब नहाने जाते हैं तो नहाते टाइम ऐसा है कि आंख बंद करके इमेजिन तो हो जाता है ना बबल सभी को कि हाँ अपने आसपास एक बबल है। बस ऐसा है कि ठीक है ना, बबल के आसपास अगर कोई नेगेटिव चीज़ें उस बबल पे जब टकरा भी रही होगी तो पानी से बहुत शॉक हो गई। समझ में आ रही चीज़ें? तो डेली तुम्हारा बबल धुल जाएगा और बबल के अंदर सिर्फ तुम हो और तुम्हारे थॉट्स हो और तुम्हारा हाइपर फोकस्ड है, और कुछ आना ही नहीं चाहिए बीच में। समझ गए चीज़ें? पक्का? तो कुछ वर्ड्स होते हैं, कंसिस्टेंसी, हाइपर फोकस, ठीक है, हार्ड वर्क, करके देखना कभी कोई सी भी पर्टिकुलर चीज़ में, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो 3 वर्ड्स है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन लाइफ में कुछ कर लोगे समझ में आएगा है। जैसे देखो तुम्हारे सबके पेरेंट्स तुमको पढ़ा रहे हैं, तो हार्डवर्क का मतलब उनको बहुत अच्छे से पता है। भले अभी बहुत अच्छे लेवल पे हो, मिडिल पे हो, लो पे हो, कहीं भी हो, हार्डवर्क का मतलब उनको अच्छे से आता है। पूछ के देख लेना, तो तब तुमको समझ में आएगा हार्डवर्क क्या होता है। हाइपर फोकस मतलब कोई भी एक काम को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमने लाइफ में कुछ भी यार बिजनेस डालना है, तुमको क्लिनिक डालना है, हॉस्पिटल डालना है, तुम दिन रात मेहनत करके देखो, हो जाएगी चीज़ें। लेकिन अगर तुमको है कि ठीक है ना कर लेंगे, हो जाएगा, चल रहा है, क्या ही दिक्कत है, इतना कौन करेगा, इतनी माथा बच्ची कौन करेगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। ये जो समझ में आ रही है कुछ? तो हाइपर फोकस मतलब ये, जैसे इलॉन मस्क वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है, अभी भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, वरना फर्स्ट पे है शायद इलॉन मस्क, पता है? उसकी 4 से 5 कंपनी चलती है, 4 से 5 कंपनी का CEO है वो, और चारों पांचों कंपनी उसने खुद ने बनाई है अच्छे से, ढंग से। एक इंसान एक कंपनी में एक कंपनी को हैंडल कर ले, बहुत बड़ी बात है। वो इंसान हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 4 या 5 कंपनी रन कर रहा है। एक AI बेस्ड आर्टिफिशियल चिप का है उसका, कि ब्रेन में चिप इम्प्लांट करके कुछ नई चीज़ें करना, ठीक है। कि जैसे होता है ना कि अपन इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, एक होता है तुमने दिमाग में इंटरनेट डाल दिया, सिंपल भाषा में बोलो तो चिप डाल दी दिमाग में, तुमको सब पता है, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके आगे का सोचो ना तुम, वो उसका एक ऐसा है, ठीक है, AI बेस्ड है। एक रॉकेट वाला है। नॉर्मली पहले ऐसे रॉकेट्स बनते थे कि हाँ अपने रॉकेट चलाया, मून पे गया, ठीक है, रह गया, रिटर्न नहीं आता था। फिर उसने रिटर्न आने वाले रॉकेट्स बनाए, और पहले ये चीज़ मना करते थे, मना मतलब डिनाइड थी साइंस की साइड से कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि अगर कोई चीज़ हाँ फिजिक्स के रूल्स के अगेंस्ट था। फिर न्यूटन है, न्यूटन ने 3 रूल दिए कि हाँ ये 3 रूल पे फिजिक्स चलती है। न्यूटन कौन था? इंसान था ना, उसने 3 रूल दे दिए, लोगों ने मान लिए। इलॉन मस्क आया, उसने बोला कि नहीं, इन 3 रूल के हिसाब से तो मेरा रॉकेट वापस आ ही नहीं सकता। उसने बोला चौथा 3 अगर उसने दिए थे तो चौथा मैं भी तो दे सकता हूँ ना, मैं भी इंसान ही हूँ। बहुत मेहनत करके उसने चीज़ों को पढ़ा, ठीक है, पढ़ा हो या हायर किए लोग, उनके साथ बैठ के डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, थोड़ा उन्होंने दिमाग लगाया होगा, थोड़ा उसने लगाया होगा, करके उसने री वाले रॉकेट बनाए जो जा भी सकते हैं और वहाँ से वापस उस इंसान को लेके आ भी सकते हैं, सेफली लैंड कर सकते हैं। तो ये रूल्स के अगेंस्ट था पहले कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रॉकेट वापस आ जाए, लेकिन आ रहे हैं ना। समझ में आई चीज़ है? तो कोई भी चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल जैसी तो नहीं है,
कि हो ही नहीं सकती। अगर किसी ने पहले नहीं किए तो होगी नहीं कभी। पहली बार किसी ने किया होगा। पहले ऐसा था कि फुल मार्क्स लाना आज तक कोई नहीं लाया था नीट में, आईआईटी में। अब लोग हैं, फुल ला रहे हैं, बहुत हैं। समझ में आ रहा है ना? इस साल तो कुछ ज़्यादा ही आ गए। पहले बोलते थे 720 में 720 तो पॉसिबल ही नहीं आना, आए ना लोगों को। तो ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जो इम्पॉसिबल हो। ये चीज़ समझ में आ गई? हर चीज़ पॉसिबल है, बस ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसी दिमाग में होनी चाहिए कि यही 3 चीज़ें दिमाग में घुसी होनी चाहिए अंदर तक। कंसिस्टेंसी, डेली कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, धूप आ जाए, बारिश आ जाए, भूकंप आ जाए, जो बोलते हैं ना रियल में पापा दादाजी लोग कि कुछ भी हो जाए मेहनत करते रहो, तुमको क्या दिक्कत है। तो बाहर मतलब बाहर आ रही है, तुमको क्या करना, तुम पढ़ो ना अपने रूम में बैठ के। कुछ भी हो रहा है उससे तुमको क्या। समझ में ये चीज़, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बाहर की चीज़ से तुम्हारे डेली का शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसको बोलूँगा मैं कंसिस्टेंसी। और ऐसा भी नहीं कि आज 5 घंटे पढ़ा तो कल 5 पढ़ना ही ज़रूरी है। आज 5 पढ़ा, कल 2 तो पढ़, 1 तो पढ़ भाई, कुछ तो पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि रोज़ 5-5 पढ़ना है। कल 5 पढ़ा, आज कुछ ऊपर नीचे हो गया है, तबीयत का कुछ है या कुछ ज़्यादा इशू आ गए, 1 घंटा तो पढ़ ही लेना। उस चीज़ को ब्रेक मत करना कि आज बिल्कुल नहीं पढ़ा, कल आज का और कल का दोनों का पढ़ लूँगा। कभी होता ही नहीं ऐसा कि दोनों का पढ़ लेते हो। 5 पढ़ा, 2 पढ़ा, 6 पढ़ा, किसी दिन 8 पढ़ोगे, किसी दिन 3 पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे रोज़। ये चीज़ ज़रूरी है कि रोज़ पढ़ना। कितना पढ़ना नहीं, रोज़ पढ़ना, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी। ठीक है? हाइपर फोकस समझ गए? कुछ भी चीज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच में। तुमको एक ही चीज़, वो एनिमेशंस आते हैं ना कार्टून में, देखते हैं ऐसे साइड में ऐसे 3-3 4-4 लाइन आती है कोई भी वर्ड के आसपास, तो वो सारी लाइन्स एक जगह आती है ऐसा हाइपर फोकस में। तो वैसा हाइपर फोकस्ड होना चाहिए इंसान। कुछ भी हो जाए हटाओ। 3rd है हार्ड वर्क। समझ गए तीनों वर्ड के मतलब? जो कॉट्स तुमको अच्छे लगते हैं प्रिंट करवा के जहाँ पढ़ते हो वहाँ आसपास चिपका लो, कॉपी बुक्स के कवर के ऊपर ही चिपका लो, तो तुमको दिखती ही चीज़ें। समझ में आया? तुमको एक कॉट मैंने भेजा था तुम लोगों को, तुमको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, तुमको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। टाइम सबके पास उतना ही है, तुम्हारा फोकस बटा हुआ है। तुम बस फोकस को नैरो कर लो एक ही चीज़ पे, बहुत टाइम मिल जाएगा। तुम लोग खुद देख लो, एक इंसान है, स्पेलिंग यार उसका थोड़ा गड़बड़ जाता है, धंधा पानी में बोलता हूँ, दांदी पनी करके है एक इंसान, है ना, ऐसे कुछ स्पेलिंग है उसके, है ना। ठीक है, इनने बोला था कि, बोला क्या था, बोलते हैं था, ठीक है, मॉन्क है तो अपनी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट की एनर्जी होती है। ठीक है, मान लो डेली जैसे सोते हैं तो बोलते हैं ना रिकवर हुए हैं अपन। आज मान लो मैंने दिन भर बहुत काम किया, मैं थक गया, घर जाके मैं सो गया। सोया क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई ना। मैं सोऊंगा तो मेरी बॉडी रिचार्ज होती है अगले दिन के लिए। तो मान लो मेरी बॉडी फुल रिचार्ज हो गई 100% पे, जैसे अपन फ़ोन रखते हैं, तो मेरे दिमाग में 100, मेरे दिमाग को मेरी बैटरी समझ लो, ठीक है, चश्मे को नहीं, ठीक है, दिमाग को, ठीक है, 100% चार्ज हो गया। अब मेरे को 24 घंटे मिले हैं इस चार्जिंग को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अगर इस चार्जिंग को मैं एक ही जगह पे लगाऊं तो ज़्यादा बेटर होगा। या मैं मान लो सुबह उठ के मैंने कहा कि थोड़ी देर फ़ोन चला लिया, थोड़ी देर वापस सो गया, थोड़ी देर दोस्तों से मिलने चले गया, थोड़ी देर ऐसे कुछ भी ड्राइंग कर रहा हूँ फालतू का बैठ के, थोड़ी देर टहलने निकल गया, तो 100 में से वो चीज़ ख़त्म होती जा रही ना बेटा। 100 में से 10 एनर्जी यूज़ हो गई, फिर कहीं 15 यूज़ हो जाएगी, फिर 20 यूज़ हो जाएगी, पढ़ने में तुमने 30 दी, फिर थोड़ी 10 कहीं यूज़ हो जाएगी, फिर बातें करने लग गए इधर उधर की फालतू की, उसमें 20 यूज़ हो गई। ऐसे करके 100 तुम्हारा सोने के पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तुम्हारी एनर्जी जाती है वो चीज़ रियल होती है, बस इतना समझ लो। जहाँ ज़्यादा एनर्जी दोगे या ज़्यादा फोकस करोगे चीज़ों को, वो चीज़ होती है या मैनिफेस्ट होती है, अगर इंग्लिश में बोलो तो। ठीक है, कि रियल में चीज़ें आती है। तो अगर तुम पढ़ाई को सिर्फ 30 ही दे रहे हो, बाकी फालतू की चीज़ों की जा रही है ना एनर्जी, लेकिन अगर वो बैटरी में 100% एनर्जी है तो 100 में से मैक्सिमम तुम कोशिश करो कि हाइपर फोकस हो करके 100 में से अधिकतर चीज़ तुम्हारी पढ़ाई में जाए एनर्जी। पढ़ाई के अलावा 1 या 2 या 3 चीज़ें ऐसी हो जहाँ थोड़ी बहुत कहीं एनर्जी लगे, रेस्ट वाला बीच में, वरना ये फालतू को इतने न लगे कि 10-10, 5-5 की हर थोड़ी थोड़ी देर में एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। मैं पढ़ने बैठा हूँ, फ़ोन का मैसेज आया, बीप आया, कुछ भी, 1 घंटा इसमें निकल गया,
तो मेरी एनर्जी यहाँ लग रही थी कॉपी में, मैंने फ़ोन उठा लिया, 1 घंटे की एनर्जी मेरी अब फ़ोन में चली गई ना, तो बैटरी में तो परसेंटेज कम हुआ ना। फिर धीरे धीरे शाम आते आते थक जाओगे, पूरी बैटरी लो, क्या ही पढ़ोगे फिर। तो दिन भर में तुमको 100 ही एनर्जी मिली है, उसको कैसे यूज़ करना हो तुम्हारे ऊपर है। हर बच्चे को 25 लाख जितने बैठ रहे सबको 100 एनर्जी मिल रही है। कोई उसको हाइपर फोकस होके उसी टाइम में एक ही जगह लगा रहा है और जल्दी सिलेक्ट हो रहा है, कोई उसको ऐसे बिखेर बिखेर के छोटे 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 टुकड़ों में फिर ड्रॉप लगेंगे। समझ में आई चीज़ें? क्लियर है? तो अब से अगर अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया हो ना ढंग से बेटा, तो अब पढ़ना शुरू कर देना सारे। समझ में आ गया सभी को? डेली क्वेश्चंस लगाना, डेली प्रैक्टिस करना, दैट्स इट। और कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए तुम्हारे पास नीट के पहले, ठीक है? इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कॉलेज में, ये निकालोगे फिर कॉलेज में पढ़ोगे, पीजी निकालोगे, एसएस करोगे, तो पढ़ना ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन तुम मेहनत करना सीख जाओगे। एक बार कभी भी ज़्यादा मार्क्स से अच्छे मार्क्स ला के देखना, अंदर से खुशी मिलेगी, और खुश वाला, ठीक है? हाँ ठीक है। और फिर तुमको लगेगा कि नहीं यार, और इतने मार्क्स तो हमको चाहिए ही। एक बार मान लो तुमको केमिस्ट्री में 100-140 आ गए ना, तो तुमको अगली बार लगेगा नहीं यार अब मैं 20-25 पे नहीं रुकूंगा, एटलीस्ट 100 या 120 तो आए, उसके आसपास तो रहूँ मैं। समझ में आ रही है चीज़ें सभी को? पीछे भी, ठीक है? तो बहुत तबीयत से पढ़ना शुरू कर दो। अब जो भी तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें कोई ना कोई दूसरा बंदा पढ़ रहा है, याद रखना, जो आगे सिलेक्ट होने वाला है। बस समझ गए इतनी चीज़ें? ठीक है, चलो अब से पढ़ना। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है?